ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। अब एक्चुअल प्रोसेस देखते हैं रेप्लिकेशन की। ठीक है, कि अपन डीएनए को रेप्लिकेट करते कैसे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम जो है ना वो थोड़े ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए का ही होता है ना, बनता उससे आरएनए है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए का ही होता है, रीड तो अपन डीएनए को ही करते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री फैशन से जो न्यूक्लियोटाइड्स लगाए जाते हैं वो भले ही आरएनए के लगाए जाते हैं, लेकिन रीड अपन डीएनए को ही करते हैं ना। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का होता है, रेप्लिकेशन भी डीएनए का होता है, और ट्रांसलेशन किसका होता है? ट्रांसलेशन आरएनए का होता है। सही है ना? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वाई? व्हाट इज द रीजन? कोई रीजन ही नहीं है कंफ्यूजन होने का। अरे सीधी बात है। अरे हाँ मान रहा हूं ना मैं, ठीक है ना, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनते हैं, मैंने कहा नहीं बोला, बिल्कुल प्रोटीन बनते हैं, लेकिन पढ़ा किसको जाता है? आरएनए को पढ़ा जाता है। तो ट्रांसलेशन किसका होता है? अगर एक इंग्लिश बुक को पढ़ के मैंने उसको हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट किया तो किसका ट्रांसलेशन हुआ? इंग्लिश बुक का हुआ ना। जिसको अपन ने पढ़ा उसका ट्रांसलेशन हुआ ना। तो पढ़ा अपन ने आरएनए को, तो ट्रांसलेशन किसका हुआ? आरएनए का हुआ। इनटू प्रोटीन्स हुआ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर हुआ आरएनए का। वैसे ट्रांसक्रिप्शन किसका हुआ? डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर हुआ तो, पढ़ा तो डीएनए को ना। तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों डीएनए का होगा, ट्रांसलेशन आरएनए का होगा। रेप्लिकेशन में डीएनए को देख के डीएनए ही बनाया जाएगा, बराबर। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को देखकर आरएनए बनाया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में, और ट्रांसलेशन में आरएनए को देखकर प्रोटीन्स बनाए जाएंगे। आरएनए को देखकर प्रोटीन्स बनाए जाएंगे। सिंपल है एकदम। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जब अपन डीएनए को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अपने को पूरा का पूरा डीएनए तो पढ़ना नहीं है। अपने को सिर्फ उतना रीजन पढ़ना है जितने रीजन की अपने को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जिस प्रोटीन की अपने को अभी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन अपने को अभी बनाना है। कैल्शियम को ब्लड से बोन में भेजने के लिए कैल्सिटोनिन लगता है। कैल्शियम को बोन से ब्लड में लाने के लिए पैराथॉर्मोन लगता है। ग्लूकोज को ब्लड से लीवर में भेजने के लिए इंसुलिन लगता है। ग्लूकोज को लीवर से ब्लड में लाने के लिए ग्लूकागॉन लगता है। रिक्वायरमेंट ही पूरी अपोजिट है ना यार, समझो ना तुम चीजों को। पानी की कमी रही तो एडीएच लगेगा, पानी ज्यादा रहा तो एएनएफ लगेगा। कौन से एंजाइम की, कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, इट इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। सोचो बरो, तुम पानी की कमी में अगर एएनएफ आ गया तो मर जाएगा वो इंसान, नहीं चलेगा ना ऐसा। पूरा डीएनए कभी भी जब चाहे तब पढ़ लो, ऐसा नहीं कर सकते। अपने को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको ही पढ़ना पड़ेगा। इस रीजन से डीएनए के ऊपर क्या रहेगा? तो प्रमोटर रहेगा, जो बताएगा कि कहां से वो जीन, पर्टिकुलर जीन शुरू होता है और कहां पर वो जीन खत्म होता है। ये उसको आरएनए पॉलीमरेज को कौन बताएगा? टर्मिनेशन रीजन। तो कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, ये भी बताएगा, और कौन से स्ट्रैंड को रीड करना है ये भी बताएगा। कौन से स्ट्रैंड को रीड करना है ये भी बताएगा। तो promoter and termination region are important, no doubt. And promoter and termination region will be present on DNA. For the sake of transcription, रेप्लिकेशन में इनका कोई रोल नहीं रहेगा, उल्टा ये पोर्शन भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, क्योंकि जो नया डीएनए बनेगा उसमें भी तो प्रमोटर, टर्मिनेशन रीजन सब रहना चाहिए ना। नहीं तो फिर वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए वो जो डॉटर सेल में जाएगा माइटोसिस के बाद, वो डॉटर सेल तो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या मतलब है इंफॉर्मेशन पास करने का?
है ना, उसका भी रेप्लिकेशन होगा। पर रेप्लिकेशन में उसका रोल नहीं रहेगा कि अच्छा जहां पर प्रमोटर है वहां से रेप्लिकेशन शुरू करें, नहीं नहीं, ऐसा क्यों, बिल्कुल भी नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। रेप्लिकेशन में तो क्या, डीएनए का एक एंड चालू करो, दूसरे एंड तक खत्म करो, उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड्स है, फिर वो जंक डीएनए क्या है, फिर वो म्यूटेटेड जीन के है, सही है गलत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी जेरॉक्स कॉपी निकाल लो। थोड़ा सा रीजन नहीं रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना है। वेरएस ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ट्रांसक्राइब करना है, बराबर, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स और रेप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ पे होती है, ये दोनों चीजें अलग अलग है अदर देन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स है, ये इसमें कौन से एंजाइम्स है, तो सबसे पहला एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। नाम से ही समझ जाता है कि क्या होता है। प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला न्यूक्लियेज, लिपिड्स को तोड़ने वाला लाइपेज, है ना। वैसे ही हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स को ओपन करने वाला हेलिकेज, तो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करेगा। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा, तभी तो रीड कर पाओगे ना, तभी तो रीड कर पाओगे। सेपरेट्स द टू डीएनए स्ट्रैंड्स, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अपने को रेप्लिकेज की हेलिकेज की जरूरत है क्या, नहीं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ ओपन्स द हेलिक्स। ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज ये काम कर लेता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। हेलिकेज की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। है ना, बात समझ में आ रही है ना। ये अभी वैसे क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए मैंने तुमको नीट 2020 का पेपर देखने से मना करके रखा है, लेकिन ये बहुत ही फालतू पेपर था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, एक चीज एनसीईआरटी के बाहर नहीं थी, एक भी चीज एनसीईआरटी के बाहर नहीं थी। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट इवन अ कंसेप्ट बेस्ड पेपर, सीधा सीधा। उसमें क्वेश्चन आया था, रे मेरा इतना दिल दुखता है ना स्टूडेंट्स का आंसर देख के, पगले, मतलब ध्यान न देना। वो तुमको बताया था ना 3 घंटे में दिमाग खराब हो जाता है, पीएच कम है, एसिडिटी ज्यादा की कम, ये इसमें गलतियां करते हैं, बस वैसा। एक क्वेश्चन आया था, द डीएनए हेलिक्स इज अनकॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने एंड में लिखा था। अब जनता को पूरी गांव भर की घाई मार्क करने की आंसर। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन का कौन जाएगा, इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है क्या हमको, हम तो हीरो लोग हैं। सिर्फ इतना पढ़ा कि द डीएनए हेलिक्स इज ओपन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, इतना पढ़ा बस, और हेलिकेज मार्क करके आ गए। कितने लोगों ने हेलिकेज मार्क किया मैं क्या बताऊं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन देखा ही नहीं, अरे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन में कैसे हेलिकेज आएगा। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज ही खोलता है उसको। आरएनए पॉलीमरेज के अलावा किसी और एंजाइम की बात तो भी की क्या अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में। सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, वो कोई एंजाइम्स नहीं है, वो तो को फैक्टर्स है। यही सब कुछ करता है आरएनए पॉलीमरेज। जब क्लियरली ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोला है तो आरएनए पॉलीमरेज मार्क करने का हो गए फालतू फुकट -5। क्यों, घाई गड़बड़ में, काय की घाई है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं है, कुछ घाई नहीं है। फालतू खुद को स्ट्रेस में डाल देने का कि बाप रे नीट की एग्जाम में मैं कितना महान काम करने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगा मैं तो, फिर तो मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ तो भी खुद को बताने का, तो खुद ही गलतियां करके आ जाने का, रोते रहने का बाद में।
बताओ कितना फालतू क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन में एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, वही सब करता है। इधर ऐसा नहीं है, इधर हेलिक्स को ओपन करने का काम करता है डीएनए हेलिकेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा, ये ऐसा हेलिक्स है ना, ऐसा हेलिक्स है ना, इस हेलिक्स को ओपन करेगा, अनकॉइल करेगा। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, ये है 3' तो ये हो जाएगा 5', तो फिर ये हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3'। ऐसे ओपन करेगा। ठीक है, ये जो चीज ओपन हुई है, देखो ये अपन ने ऐसे डीएनए को बीच से ओपन नहीं किया है, एंड से ओपन किया है, क्योंकि पूरा यहां से शुरू करना है, यहां तक खत्म करना है, सिर्फ इतना ही रीजन पढ़ना है, सिर्फ इतना ही रीजन पढ़ना है, ये कोई नाटक ही नहीं है। जब हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो अपने को पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना है, थोड़ा सा रीजन नहीं रेप्लिकेट करना है, पूरा रीजन रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो दिस लुक्स लाइक, चमचा और कांटा रहता है ना अपना नूडल्स खाने का, फोर्क, उसके समान दिख रहा है ना, ऐसा रहता है ना फोर्क। कभी कभी 3 दांत रहते हैं, कभी कभी 2 ही दांत भी रहते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसे दिख रहा है ना फोर्क समान। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। ट्रांसक्रिप्शन में क्या रहता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन फोर्क, और इसको हेलिकेज ओपन करते जा रहा है। हेलिकेज हेक्सामर है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, H फॉर हेलिकेज, H फॉर हेक्सामर। तो ये काम किया हेलिकेज ने। अब अपने को क्या करने का है, अब अपने को ATGCCGTACG, तो अपने को नया डीएनए 5'3' बनाते जाना है। ए के अपोजिट टी लगेगा, टी के अपोजिट ए लगेगा, जी के अपोजिट सी लगेगा, सी के अपोजिट जी लगेगा, सी के अपोजिट जी लगेगा, एंड सो ऑन। बस ट्रांसक्रिप्शन के अलावा एक ही डिफरेंस यहां पर रहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, यहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। यहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, बराबर। यहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, और आरएनए में ए के अपोजिट यू लगेगा, यहां पर ए के अपोजिट टी ही लगेगा। तो ये जैसा है वैसा ये है कि नहीं, पर इसका जो रेप्लिकेशन होगा उसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, मतलब इस पे ये बनाया जाएगा और इस पे ये बनाया जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर ये अपने रेप्लिकेटेड पोर्शन के साथ अलग हो जाएगा और ये वाला अपने रेप्लिकेटेड पोर्शन के साथ अलग हो जाएगा। इसलिए जो 2 डीएनए बनेंगे नए, उन दोनों में एक स्ट्रैंड नया, सॉरी एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया, ऐसा बन जाएगा सेमी कंजर्वेटिव। द रीजन इज दिस, बराबर है ना। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो एक तो ये एंजाइम हो गया डीएनए हेलिकेज। अब इस डीएनए हेलिकेज ने डीएनए को ओपन करने के बाद उसको पॉलीमराइज कौन करेगा, प्रोसेस को पॉलीमराइज कौन करेगा, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए को पढ़ के डीएनए बनाने वाला। आरएनए पॉलीमरेज का फुल नेम क्या है,
आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दोनों डीएनए डिपेंडेंट ही है, दोनों रीड तो डीएनए को ही कर रहे हैं, है ना। 23S आरएनए को क्या बोलोगे, आरएनए डिपेंडेंट अमीनो एसिड पॉलीमरेज, ऐसा कुछ नाम नहीं है उसका, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर साइंटिस्ट लोग नहीं बोलते, नाम दिया नहीं है उसका, नामकरण किया नहीं है उसका, लेकिन साइंटिफिकली करेक्ट है, बोल सकते हैं। आरएनए डिपेंडेंट अमीनो एसिड पॉलीमरेज कौन, 23S आरआरएनए प्रेजेंट इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम, है ना, सिंपल चीज है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रहेगा, ठीक है। इसके 3 प्रकार है, एक है डीएनए पॉलीमरेज 3, ये करता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और उसके बाद है डीएनए पॉल 1 एंड डीएनए पॉल 2, पॉल मतलब पॉलीमरेज, ये दोनों क्या करते हैं, तो प्रूफ रीडिंग है ना, अपन बोर्ड का पेपर होने के बाद, सब्जेक्टिव पेपर होने के बाद एक बार रीड करते हैं ना, पूरा चेक करते हैं ना कि सही तो सही लिखा है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो चेक करते हैं, पीटीओ लिखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ना पूरा पेपर होने के बाद, अगर समय मिला तो। अभी 12th के पेपर में तो नहीं मिलता है, लेकिन अब तक करते थे, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। कहीं गड़बड़ियाँ हुई होगी अगर डीएनए पॉलीमराइजेशन के वक्त, तो उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट करता है रेप्लिकेशन, कुछ तो भी 8000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड इतनी स्पीड है उसकी, मतलब एक सेकंड में 8000 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता है और उनके कॉम्प्लीमेंट्री 8000 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता है और उनके कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाकर, धड़। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 3 प्रकार के अपने को मिलेंगे डीएनए पॉलीमरेजेस। कहाँ पर मिलेंगे, ये बैक्टीरिया की बात बता रहा हूँ। यूकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन मिलता है। ओवरऑल प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस है। आई टोल्ड यू बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। अरे प्रो और यू तो छोड़ो, यूकेरियोट्स में भी फिर वर्टिब्रेट का रेप्लिकेशन अलग रहता है थोड़ा सा, उसमें से भी मैमेलियन मोल बायो थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा ही डिफरेंसेस रहते हैं छोटे छोटे। तो अपन तो बैक्टीरिया का ही मोल बायो पढ़ रहे हैं, मैंने तुमको पहले दिन से ही बताया है। अपने को सिलेबस में पहले बैक्टीरिया का ही मोल बायो आता है, तो कि दैट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, इजी है बहुत, ठीक है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये सॉरी तीसरा एंजाइम नहीं है, उसी की बात बता रहा हूं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैव 2 लिमिटेशंस, इनको 2 लिमिटेशंस है, ठीक है। कौन से लिमिटेशंस है, तो पहला लिमिटेशन है कि दे कैन पॉलीमराइज द न्यू डीएनए ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। मतलब नया डीएनए कभी भी 5' to 3' ही बनेगा, मतलब ओरिजिनल डीएनए को अपने को 3' to 5' ही पढ़ना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये लिमिटेशन कैसा हुआ, ये तो आरएनए पॉलीमरेज भी वैसे ही करता था। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या अच्छी बात थी कि आरएनए पॉलीमरेज को एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इसको ऐसा यहां से यहां पॉलीमराइज कर लिया, आगे बढ़ गया अपना आरएनए लेकर, ये पोर्शन वापस बंद हो गया, अब इसको खोल दिया ट्रांसक्रिप्शन बबल। इधर वैसा नहीं है, इधर जो डीएनए बनेगा वो इसी पे अटैच रहेगा, ये तो पूरा खोलते जाना है अपने को, इसके ऊपर अपना डीएनए बनाते जाना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, कि यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऐसा नहीं है ना।
रेप्लिकेशन में अपने को दोनों स्ट्रैंड्स को रीड करना कंपलसरी है। रेप्लिकेशन में अपने को इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनवा लेगा, मतलब ये बना लेगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, मतलब ये बना लेगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, पर उसमें दोनों स्ट्रैंड रीड करने हैं। उसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वाले स्ट्रैंड को तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा पॉलीमराइज कर लेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाले स्ट्रैंड को उसको ऐसा पॉलीमराइज करना पड़ेगा, ऐसा, क्योंकि उसके लिए देखो ये वाले स्ट्रैंड के लिए 3' to 5' ऐसा रहेगा ना। इसको तुम अगर इधर से इधर पढ़ोगे तो ये वाले को इधर से इधर पढ़ना पड़ेगा, और तब कहाँ जाके देखो ये जो नया डीएनए है ये 5' to 3' रहेगा इस स्ट्रैंड पे, लेकिन ये वाले स्ट्रैंड पे नया डीएनए 5' to 3' ऐसा रहेगा। समझे क्या? तो दोनों रेप्लिकेटेड डीएनए जो रहेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, पहली बात। इसके कारण क्या इम्प्लीकेशन होगा मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, 2 मिनट चैन की सांस लो, बता रहा हूँ, डोंट वरी। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ये जो एंजाइम्स है, these enzymes cannot start the replication, that is they can polymerize only an existing strand of nucleotides। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और उसके नीचे दूसरा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ऐसे शुरू करो रेप्लिकेशन, ऐसा अगर उसको बोला कि शुरू कर रेप्लिकेशन, CH2OP है, मेरे को पता है, पूरा मेरे को साइंटिफिकली करेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोला कि नया डीएनए अपने को बनाना है, टेम्पलेट डीएनए पे पहले T है बाद में A है, तो टेम्पलेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री पहले A ले फिर T ले और उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दे और रेप्लिकेशन शुरू कर, रेप्लिकेशन शुरू कर। तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्री एग्जिस्टिंग चेन देनी पड़ेगी, उसको प्री एग्जिस्टिंग चेन देनी पड़ेगी। देखो प्री एग्जिस्टिंग चेन, अब तुम उसको बोलो कि इसके नीचे एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर ले, ये देखो ये प्री एग्जिस्टिंग चेन है, प्री एग्जिस्टिंग चेन, प्री एग्जिस्टिंग चेन है ना, है ना प्री एग्जिस्टिंग चेन। इस प्री एग्जिस्टिंग चेन के ऊपर तुमने नया न्यूक्लियोटाइड लगाया, दैट इज फाइन, ओके, इसके लिए वो तैयार है, ये वो कर सकता है। अब एक बार एक लगाया, उसके बाद एक और लगाएगा, उसके बाद एक और लगाएगा, उसके बाद एक और लगाएगा, ऐसे वो 2.2 मीटर तक चले जाएगा, उसको कोई इशू नहीं है। पूरा डीएनए एक साथ 2.2 मीटर का रहता नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज इन फ्रैगमेंट्स। एक सिंगल फ्रैगमेंट नहीं रहता है 2.2 मीटर का, लेकिन अगर रहा
अगर रहा तो 2.2 मीटर को पूरा वो 2.2 मीटर तक जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अगर तुम उसको प्री एग्जिस्टिंग चेन सप्लाई कर दो तो उसको तुम बोलोगे 0 से शुरू करो, डी नोवो करो, द न्यू, एक एक न्यूक्लियोटाइड लेकर, पहला न्यूक्लियोटाइड लेकर उसको दूसरा न्यूक्लियोटाइड चिपका, ऐसा 0 से शुरू कर जैसे आरएनए पॉलीमरेज करता है, तो वो नहीं कर पाएगा। समझे इस पॉइंट का मतलब? These enzymes, these DNA polymerase enzymes cannot start. They can polymerize only an existing strand of nucleotides. समझे क्या चल रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? टू काउंटरएक्ट द बी प्रॉब्लम, पहले बी प्रॉब्लम का क्या सलूशन है वो बता देता हूं, फिर ए वाले पे आएंगे। तो काउंटरएक्ट द बी प्रॉब्लम, अब देखो डीएनए पॉलीमरेज तो कोई अवेलेबल ही नहीं है जो ये काम कर सकता है, तो फिर रेप्लिकेशन की शुरुआत करोगे कैसे? ना डीएनए पॉलीमरेज 1 कर सकता है, ना डीएनए पॉलीमरेज 2 कर सकता है, ना डीएनए पॉलीमरेज 3 कर सकता है। तुम बोलोगे सर कोई तो भी अलग प्रकार का एंजाइम बनाने का होगा, मतलब सेल में मिलता होगा कोई और अलग प्रकार का एंजाइम जो शुरू कर सकता होगा। अरे उसने शुरू किया तो फिर वो तो आगे भी ले जा सकेगा ना, जो शुरू कर सकता है वो तो आगे भी ले जा सकता है ना। फिर अगर उसको पॉलीमराइजेशन आ गया तो आगे भी पॉलीमराइजेशन करेगा। अगर वो इतनी चेन बना सकता है तो वो 2.2 मीटर की चेन भी बना सकता है। फिर उसी ने पूरा रेप्लिकेशन क्या रहता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की रिक्वायरमेंट क्या रही रहती? ऐसा कोई एंजाइम नहीं है ना सेल में, वही तो प्रॉब्लम है जो डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू कर सके। तो फिर शुरू कैसे करने का? तो अब उसका एक ही उपाय बचता है कि शुरुआत आरएनए से करने का। क्या? हाँ सही है, सही है, शुरुआत आरएनए से करने का। टू काउंटरएक्ट द बी प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम को काउंटरएक्ट करने के लिए अपन ने क्या किया है? आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज इज रिक्वायर्ड, आरएनए प्राइमेज इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? प्राइमर मतलब क्या? प्राइमर का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रेच, मतलब वही स्ट्रैंड, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो भी है उसको बोलते हैं प्राइमर। तो ये प्राइमर ऐड करने वाला जो एंजाइम रहेगा वो रहेगा प्राइमेज, लेकिन वो डीएनए प्राइमर अटैच नहीं करेगा। मतलब डीएनए प्राइमर अटैच नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पर ए की जगह टी, डीऑक्सी टी, टी की जगह डीऑक्सी ए, जी की जगह डीऑक्सी सी, ऐसे नहीं लगाएगा वो। ए की जगह यू, टी के अपोजिट ए, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स लगाएगा वो, राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स लगाएगा वो, क्योंकि वो आरएनए प्राइमेज है। सर क्यों डीएनए प्राइमर क्यों नहीं, प्राइमेज क्यों नहीं यूज किया अपने, डीएनए प्राइमर क्यों नहीं लगा सकते? कैसे लगाएंगे डीएनए प्राइमर? पगला गए हो क्या? अगर कोई ऐसा एंजाइम अवेलेबल रहा जो इतना बना सकता है तो वो तो आगे भी बनाएगा। फिर तो वो आगे भी बनाएगा। आगे क्यों नहीं बनाएगा फिर? अगर इतना बना सकता है तो फिर तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सीधी सीधी बात है कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करने वाला, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को डी नोवो जोड़ सकने वाला कोई एंजाइम सेल में अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा और कोई कंक्लूजन, कोई रीजन हो सकता है कि इस पॉइंट को एग्जिस्ट करने का? हो ही नहीं सकता है, ऑब्वियस चीज है ही नहीं ऐसा कोई एंजाइम। तो उसको आरएनए ही लगाना पड़ेगा अपने को स्टार्टिंग में अपने को आरएनए ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वेट अ सेकेंड। तो स्टार्टिंग में कभी भी क्या लगेगा? स्टार्टिंग में कभी भी लगेगा आरएनए। तुम लोग ये रेड पेन से बना लेना या पेंसिल से बना लेना, मतलब अलग कलर से बना लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा आरएनए।
स्टार्टिंग में कभी भी क्या अटैच होगा, आरएनए अटैच होगा। ठीक है, ये क्या है, आरएनए प्राइमर। प्राइमर मतलब शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये भी आरएनए प्राइमर है, और ये भी आरएनए प्राइमर है। बस ये आरएनए प्राइमर ऐसे लगेगा, ये आरएनए प्राइमर ऐसे लगेगा, बिकॉज इट कैन ओनली पॉलीमराइज। इवन आरएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली इन द 5' to 3' direction, and DNA polymerase can also polymerize only in the 5' to 3' direction। तो ये वाला ऐसे बनेगा और ये वाला ऐसे बनेगा। गेटिंग? बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल चीज है, नॉट अ बिग डील एट ऑल। अब क्या होते जाएगा, इसी डायग्राम को मैं और ओपन करता हूं। ठीक है, इसी डायग्राम को मैं और ओपन करता हूं, देखो क्या होगा। देखो, सबसे पहले हेलिकेज ने इतना पोर्शन ओपन किया था, है ना, यहां तक का पोर्शन ओपन किया था हेलिकेज ने सबसे पहले। अब क्या हुआ, उतने पोर्शन पे इधर ऐसा एक आरएनए प्राइमर लगा और इधर ऐसा आरएनए प्राइमर लगा। ठीक है, उस आरएनए प्राइमर को अपन ने डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइज किया यहां तक, उस आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइज किया यहां तक। बराबर, उतनी देर तक ये पॉलीमराइजेशन जब तक चल रहा था तब तक हेलिकेज ने डीएनए को और ओपन कर दिया। हेलिकेज ने डीएनए को और ओपन कर दिया, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, देखो, हेलिकेज ओपन्स या अनकॉइल्स फर्दर, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड कैन मूव फॉरवर्ड, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये स्ट्रैंड तो सीधा सीधा आगे बढ़ेगा, बट ये स्ट्रैंड में क्या होगा कि ये स्ट्रैंड तो यहां पर आके खत्म हो गया, क्योंकि ये तो ऐसा बन रहा है ना। तो ये स्ट्रैंड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रैंड के लिए यहां पर फिर से आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा। यहां पर न्यू आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड, क्योंकि फिर से वो 0 से तो शुरू कर नहीं सकता, है ना। बराबर, फिर क्या होगा, फिर इसको यहां तक इलोंगेट किया जाएगा, इसको तो सीधा सीधा, ये तो सीधा सीधा ही जाएगा। तो ये जब तक ये काम होता है तब तक आगे का डीएनए और ओपन हो चुका रहेगा, तब तक आगे का डीएनए और ओपन हो चुका रहेगा। तो अपने को एंड में कैसे दिखेगा, देखो, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, इसके ऊपर स्टार्टिंग में जो एक आरएनए प्राइमर लगाया था उतना ही, उसके बाद उस आरएनए प्राइमर को इलोंगेट करते गए टेंशन में। वेराज ये वाला जो स्ट्रैंड था, ये वाले स्ट्रैंड के साथ क्या हुआ, तो इधर पहले एक आरएनए प्राइमर लगा, उसको यहां तक इलोंगेट किया, फिर इधर एक आरएनए प्राइमर लगा, उसको यहां तक इलोंगेट किया। बराबर है, ठीक है, फिर इधर एक और आरएनए प्राइमर लगा, फिर उसको यहां तक इलोंगेट किया, एंड सो ऑन। बराबर है, तो ये जो रहेगा ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहेगा, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहेगा, ये तो कंटिन्यूअसली बनेगा बिना किसी टेंशन के। वेरेज ये जो रहेगा, मैंने वेयर एज बोला क्या, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहेगा।
whereas ये वाला डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहेगा। समझ में आ रहा है? इस सब चक्कर के कारण ये जो रहेगा इसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। हेलिकेज ने इधर ओपन किया, 1 2 3 4 5 6, हेलिकेज ने इधर ओपन किया आगे का पोर्शन कि ये तो अपना जा ही रहा है आगे, तब तक हेलिकेज और ओपन करता है और आगे जा रहा है, तब तक हेलिकेज और ओपन करता है और आगे जा रहा है। इसको तो चिंता ही नहीं है, तो इसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी, तो ये लीडिंग करते रहेगा, ये लीड करते रहेगा रेस में, तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। वेरेज इसकी स्पीड रहेगी कम, टुकड़ों टुकड़ों में, इसकी स्पीड रहेगी कम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की, क्योंकि इसको ये सब नाटक रहेगा ना, हर बार प्राइमर लगाओ, फिर यहां तक खींचो, फिर तब तक और एक्सटेंड हुआ कि उधर एक और प्राइमर लगाओ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी ये स्पीड में लैग करते रहेगा, इसको अपन बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इसको अपन क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा और एक लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा। बाद में इसको ऑफकोर्स जोड़ देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब मैं कल के क्लास में बताऊंगा कैसा करेंगे। ये जो बीच बीच में आरएनए के प्राइमर से इनको रिमूव करना पड़ेगा, फिर जो उतनी जो गैप है उसको भरना पड़ेगा, उसको जोड़ देते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा टुकड़ों में रहता है ऐसा मत इमेजिन करो, बिल्कुल ऐसा गलती से भी इमेजिन मत करो, लेकिन बनते वक्त ड्यूरिंग द प्रोसेस इट लुक्स लाइक दिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो फ्रैगमेंट्स है, इन फ्रैगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि ओकाज़ाकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। द फ्रैगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हुआ फिर? तो डीएनए रेप्लिकेशन इज, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है और एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, बताओ? तो डीएनए रेप्लिकेशन ना ही कंटिन्यूअस है ना ही डिसकंटिन्यूअस है, आधा आधा है। एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस, एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस। आधे आधे के लिए क्या टर्म है अपने पास? अपने पास टर्म है सेमी। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। और सेमी कॉन्जर्वेटिव क्यों है? वो तो अपने को दिख ही रहा है। ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये वाला भी ओल्ड स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ये न्यू स्ट्रैंड बना, ये वाले ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर ये न्यू स्ट्रैंड बना। तो जो दो डीएनए बन गए उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, तो ना कंजर्वेटिव है ना पूरे तरीके से, मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव है, एज वेल एज सेमी डिसकंटिन्यूअस भी है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव। समझे? ठीक है, तो ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है इनको कैसे जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एज वेल एज और भी कुछ एंजाइम्स। अभी आज मैंने तुमको सिर्फ 2 ही एंजाइम्स बताए ना, 3 एंजाइम्स बताए। हाँ, ये तीसरा एंजाइम, इसको मैंने लेबल नहीं किया। तीसरा एंजाइम, आरएनए प्राइमेज इज रिक्वायर्ड। तो आज अपन ने 3 एंजाइम देखे, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप से वो अलग बात है, लेकिन है तो डीएनए पॉलीमरेज ही ना, और आरएनए प्राइमेज। अब कल अपन क्या देखेंगे कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो तैयार हुए हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्यों तैयार हुए? प्योरली बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री। तो ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को कैसे जोड़ा जाता है, कौन सा एंजाइम उनको जोड़ता है, और भी कौन से एंजाइम्स है, कुछ और एंजाइम्स है, वही ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के वगैरह काम में आने वाला। तो दैट वी विल सी इन द टुमारोज क्लास। ठीक है, प्लीज 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 कुछ भी अगर क्वेरी होगी तो मेरे को पूछो, अपने दिमाग में मत रखो और अपने दिमाग से सॉल्व मत करो अपनी क्वेरीज। और वो कल के क्वेश्चन का आंसर मेरे को सिर्फ 3 लोगों ने दिया है, कितने जनरेशन आएंगे, कितना रेशियो रहेगा N15 N14 का। ठीक है, तो आई वांट दैट आंसर फ्रॉम एवरीवन आल्सो, तभी मेरे को पता चलेगा कि मेसलसन एंड स्टार्ज एक्सपेरिमेंट जो कि इतना इजी है थ्योरेटिकली, वो तुमको समझा है। सब लोग मेरे को आंसर देंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय।